अब हम जिस सेशन की शुरुआत करने वाले हैं वो कई मायनों में महत्वपूर्ण हैं। चूंकि अनुप्रिया पटेल जी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं, तो उस नाते भी भारत का निर्माण किस तरीके से हो रहा है, उनके मंत्रालय का कितना योगदान है। उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत करीब हैं और राजनीतिक माहौल बहुत ज्यादा सरगर्म। इन सब के बीच जो छोटे दल हैं उनकी भूमिका किस रूप में हो सकती है और विशेष रूप से अपना दल की भूमिका किस तरह की होगी। अपना दल एस, अपना दल के, कई तरह के सवाल आपके जहन में होंगे। और तीसरी बात ये कि कभी कभी प्रियंका गांधी जी की तारीफ भी कर देती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अलग तरीके की राजनीति पूर्वांचल में आपको देखने को मिलेगी, वहीं से उत्तर प्रदेश की सत्ता किस तरफ जाएगी ये तय होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, बनारस का हो, मिर्जापुर का हो, गोरखपुर का हो, और इन्हीं क्षेत्रों में यहां से लेकर सोनभद्र तक अपना दल का एक बड़ा प्रभाव है, प्रयागराज तक। तो क्या फैक्टर काम करेंगे, इन्हीं पर चर्चा के लिए मैं अपने सहयोगी विवेक शुक्ला को मंच पर आमंत्रित करता हूं। वो इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। अनुप्रिया जी हमारे साथ मंच पर हैं। विवेक, ये सेशन और इस सत्र में कई जो सवाल आपके जहन में, जो जनता के जहन में हैं, आप वो सवाल मंत्री जी से पूछ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राम और बहुत स्वागत आपका अनुप्रिया पटेल जी। क्योंकि बात चुनाव की भी हुई है और अपना दल एस खास तौर से बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आपके पास एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय का जिम्मा आपके कंधों पर है। और आज हम बात कर रहे हैं नए भारत के निर्माण की, जिसकी कल्पना, जिसका सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देखते हैं, वो भी लोगों को आह्वान कर रहे हैं। तो आपका मंत्रालय, आपका विभाग या आपके द्वारा नए भारत के निर्माण में क्या योगदान दिया जा रहा है, कैसे भारत नया बन रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। निश्चित रूप से नए भारत के निर्माण का, न्यू इंडिया के निर्माण का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है और प्रधानमंत्री जी के साथ साथ 130 करोड़ भारतीयों ने लिया है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी एक बात कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो हम सबको मिलकर इस न्यू इंडिया के सपने को पूरा करना है। पूरी दुनिया ने कोरोना के रूप में ग्लोबल पेंडेमिक को झेला है, लेकिन भारत ने उस संकट से, उस विषमता से और कोरोना ने जितने झंझावतों को हमारे सामने रखा, उससे लड़ते हुए अपनी एक मजबूत राष्ट्र की अद्भुत तस्वीर को पेश किया है। अभी कुछ ही दिनों पहले आप सब जानते हैं कि 100 करोड़ के टीकाकरण का जो लक्ष्य है हमने प्राप्त किया है और पूरी दुनिया इस बात से अचंभित है कि 100 करोड़ का वैक्सीनेशन भारत ने कर दिखाया है। कोरोना से लड़ते हुए न सिर्फ हमने अपने देश की रक्षा करने का प्रयास किया, बल्कि दुनिया के तमाम देशों की हमने मदद भी की। वैक्सीन्स के माध्यम से, दवाएं भेजकर, बहुत सारा काम हमने दूसरे देशों की मदद के लिए भी किया, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की हमारी भावना रहती है। और अब धीरे धीरे जब इस टीकाकरण के माध्यम से हम कोरोना संक्रमण की चेन को काफ़ी हद तक तोड़ने में कामयाब हुए हैं, तो हमारे सामने ये भी चुनौती है कि अपनी इकोनॉमी को फिर से हमें और मजबूती से कैसे खड़ा करना है। कोरोना के पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को लक्ष्य दिया था $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जी। तो हमारे मंत्रालय ने तय किया कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में $2 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन भारत के उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय का होगा और ये $2 ट्रिलियन हम एक्सपोर्ट्स के माध्यम से प्राप्त करेंगे। $2 ट्रिलियन में हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स $1 ट्रिलियन का होगा और हमारा सर्विसेज एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन का होगा। ये हमने तय किया और इस वर्ष के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे विभाग को, हमारे मंत्रालय को $400 बिलियन के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का लक्ष्य दिया। और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता होती है कि अभी जब हम अप्रैल से सितंबर तक आधा, हमने 6 महीने का कार्यकाल पूरा किया, तो अपने उस $400 बिलियन के लक्ष्य को हम आधा प्राप्त कर चुके हैं। $197 बिलियन तक हम उसे प्राप्त कर चुके हैं। इसके लिए एक बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए।
और जिस गति से हम चल रहे हैं, जिस तरीके से हमारे तमाम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स और एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई हमारी बॉडीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन से, हमारे इंडस्ट्री एसोसिएशन से काम कर रहे हैं, उससे जो हमारा $400 बिलियन का लक्ष्य है वो पूरा होने की पूरी संभावना है। तो इसलिए एक नए भारत की तस्वीर बनाते हुए हमने ये तय किया है कि हम भारत की इकोनॉमी को रिवैम्प करने के लिए, जिसमें ऑलरेडी आज ग्रीन शूट्स नज़र आ रहे हैं, अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देंगे और एक्सपोर्ट्स को हम 2027-28 तक $2 ट्रिलियन तक लेकर जाएंगे। और जो हमारे देश के तमाम ज़िले हैं, हर ज़िले के अंदर एक्सपोर्ट पोटेंशियल रखने वाला ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करके, जिसको वैल्यू एडिशन करके हम दुनिया के तमाम देशों में निर्यात कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा, लोकल गोज ग्लोबल, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। तो ये हमारी विजन है जिसके तहत हम काम कर रहे हैं कि हमें दुनिया के तमाम मार्केट्स में पहुंचना है, नए डेस्टिनेशंस, नए मार्केट्स ढूंढने हैं, नए प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं, निर्यात को आगे लेकर जाना है और उसके माध्यम से अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना है। और इसके लिए हम अपने जो हमारे FTAs हैं, जो तो दुनिया के तमाम देशों के साथ हमारे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स होने हैं, UK के साथ, कनाडा के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यहाँ तक कि UAE का जो हम नेगोशिएशन प्रारंभ भी करने जा रहे हैं, इसको भी हम फास्ट ट्रैक कर रहे हैं। फेयर, इक्विटेबल, बैलेंस्ड FTAs बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो ट्रेड बैलेंस हो वो फेवरेबल हो, ऐसी कोशिश हमारी है। और अभी आपने कुछ ही दिनों पहले देखा जी कि प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति को लॉन्च किया। एक नेशन वाइड हम कैसे इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें और लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करें, ये सारे प्रयास इकोनॉमी को बूस्ट करने की दृष्टि से और नए भारत के, न्यू इंडिया के निर्माण की दृष्टि से हमारा मंत्रालय कर रहा है, भारत सरकार का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। बिल्कुल। और जब नए भारत के निर्माण की दिशा में हम सोचते हैं तो उसमें उत्तर प्रदेश भी एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है और आप उत्तर प्रदेश से ही ताल्लुक़ रखती है, अपना दल एस के आप प्रतिनिधित्व करती हैं। तो मंत्री बनने के बाद, क्योंकि 100 दिन से ज़्यादा समय हो गया आपके मंत्री बने हुए, यूपी को क्या मिला? आपने बहुत बेहतरीन प्रश्न किया। उत्तर प्रदेश सिर्फ आबादी और क्षेत्रफल की दृष्टि से या वोटर साइज की दृष्टि से ही देश का एक बहुत बड़ा राज्य नहीं है, बल्कि अगर मैंने अभी बात कही एक्सपोर्ट पोटेंशियल, अगर मैं उस दृष्टि से भी बात करूं तो मैं ये कहूंगी कि उत्तर प्रदेश अपार संभावनाओं का और असीम क्षमताओं का प्रदेश है। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर हमने बहुत कोशिश की है कि एक्सपोर्ट का जो टारगेट हम अचीव करना चाहते हैं उसमें उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका हो, बड़ा योगदान हो। और इसलिए अभी जो एक्सपोर्ट कुछ ज़िलों तक सीमित है उसे हम बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि कुछ ज़िलों के एक्सपोर्ट के सीमित होने के बाद भी उत्तर प्रदेश देश का 5वां सबसे बड़ा राज्य है जो निर्यात करता है। एक बार फिर से तालियां। सारे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे हम कोई ऐसा प्रोडक्ट लेकर आए जिसका क्वालिटी, वैल्यू एडिशन के माध्यम से हम उसे दुनिया के बाजार में पहुंचाएं, ऐसी हमारी कोशिश है। और इसके लिए हम एक इनिशिएटिव लेकर आए हैं भारत सरकार के हमारे मंत्रालय का, डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब। उत्तर प्रदेश की सरकार इस वक्त ODOP योजना को संचालित कर रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब के तहत उसे सब्ज्यूम करते हुए हर डिस्ट्रिक्ट का हम एक एक्सपोर्ट प्लान बना रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले का डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान रेडी हो चुका है। और अभी जो हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सपोर्ट है, जो 2017 में 84,000 करोड़ हुआ करता था, वो आज बढ़कर 1,21,000 करोड़ हो गया है और इसे 3 लाख करोड़ तक हम लेके जाने वाले हैं, जिसमें हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को भी बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर यूपी ग्रो करेगा तो देश भी ग्रो करेगा। और अगर बात जब यूपी की हो रही है तो यूपी में चुनाव भी हैं 2022 की शुरुआत में, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपना दल की एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। क्या आपका आंकलन कहता है 2022 में इस बार क्या होने वाला है? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना दल का गठबंधन है पिछले 3 चुनाव से। हम 2
लोकसभा चुनाव और एक विधानसभा चुनाव साथ में मिलकर लड़ चुके हैं और बहुत ही सकारात्मक हमारे परिणाम भी रहे। और ये जो हमारा 2022 का चुनाव है, हम साथ में चौथा इलेक्शन है जो मिलकर लड़ने जा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार पिछले 3 चुनाव में हमने सफलता प्राप्त की है, उसी प्रकार अपना दल और भाजपा के गठबंधन को उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार करेगी। क्योंकि इन 5 वर्षों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए 2 साल यदि हम कोरोना के तहत जो हमने संघर्ष किया और विकास के कार्यों में रुकावट रही, यदि हम उसको अलग करके भी देखें तो भी जितना समय हमारे पास रहा उसमें हमने विकास की दृष्टि से तमाम महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। अभी 2 ही दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश में थे और उन्होंने एक साथ 9 मेडिकल कॉलेजेस की सौगात उत्तर प्रदेश को दी है और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, ये सरकार की सोच है। यानी आप सोचिए कि जब देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनेगा तो उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिले हैं, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर 75 मेडिकल कॉलेजेस बनकर तैयार होंगे। अभी बहुत सारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो चिकित्सा सुविधा किस प्रकार की मिलने जा रही है उत्तर प्रदेश की जनता को, कितने डॉक्टर्स बनकर तैयार होंगे, ये एक बहुत बेहतरीन तस्वीर प्रस्तुत करता है। 64,000 करोड़ की आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत की योजना का भी शुभारंभ 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो अगर इन सब विकास के मॉडल्स को आप देखिए कि कितनी बड़ी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीली होने जा रही है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अपना दल और भाजपा के गठबंधन को जनता सर आंखों पर बैठाएगी, हमें एक बार फिर मौका देगी कि हम अगले 5 साल तक जनता की सेवा कर सकें और उत्तर प्रदेश की ये जो विकास यात्रा है इसकी निरंतरता को बनाए रखें। बिल्कुल। और चौथी बार गठबंधन में आप चुनाव लड़ने जा रही हैं बीजेपी के साथ मिलकर। 2017 में 11 सीटें मिली थी, 9 सीटों पर आपकी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। अभी हम खबर में सुन रहे थे कि कभी 60 सीटें अपना दल मांग रही है, कभी 80 सीटें, कभी खबर ये भी थी कि 142 सीटों पर होमवर्क चल रहा है। हम आपसे समझेंगे क्योंकि आपकी कही गई बात कभी झूठी नहीं होती और कभी ऐसी नहीं होती है जिसमें विश्वास ना किया जाए। तो अपना दल कितनी सीटें लेगा, भारतीय जनता पार्टी से कितनी सीटों पर समझौता होगा? पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर मीडिया में जो भी आंकड़े आए हैं वो कभी भी मेरे पार्टी के किसी भी पदाधिकारी ने किसी आंकड़े को स्पष्ट रूप से कहा ही नहीं है। ये मीडिया का स्वयं का आकलन है, उनका अपना अनुमान है। क्योंकि पार्टी संगठन की गतिविधियों का विस्तार जिस गति से चल रहा है उसको देखते हुए तमाम हमारे मीडिया ग्रुप्स के भी अपने अनुमान होते हैं। 200 सीटों पर निश्चित रूप से हम अपने विधानसभा प्रभारी बना रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दे रहे हैं। जहां तक सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो अभी भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई भी औपचारिक बैठक नहीं हुई है, लेकिन हम बैठेंगे जल्दी और आपस में मिलकर तय भी कर लेंगे। सीटों की संख्या पे अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि हमने एक बार भी इस विषय में बात नहीं की है, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। आगे आगे देखिए होता है क्या। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है अनुप्रिया जी। लेकिन अब इन संभावनाओं के बीच खबर ये आई है कि अखिलेश यादव छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। आज सुबह सपा के साथ भी उनके गठबंधन का औपचारिक ऐलान की खबर थी। तो अखिलेश यादव जी ने आपको अप्रोच नहीं किया, अपना दल को अप्रोच नहीं किया? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी छोटे दलों का तालमेल बना रहे हैं। इसमें कोई अचंभित होने का विषय नहीं है। हम सबको 2022 का चुनाव लड़ना है और राजनीति में चुनावी दौर में इस प्रकार के प्रयोग भी होते हैं, इस प्रकार के गठबंधन भी बनते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक आप स्पष्ट रूप से आम वोटर के सामने आपके यूपी के अंदर परिवर्तन लाने का या एक विकास का रोड मैप या कोई मॉडल जब तक आप सामने नहीं रखते हैं, तब तक आप किस आधार पे वोट मांगेंगे? क्योंकि ये सामने होना चाहिए आम वोटर के कि आखिर आपकी सरकार बनेगी तो क्या होगा। हमने 5 साल में विकास के तमाम कार्य किए हैं। आप देखिए कितना बड़ा डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में बन रहा है, कितने अभी कुछ दिन पहले कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का
माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया, तो जिस तरीके से रोड की, रेल की, एयर की कनेक्टिविटी बढ़ रही है या तमाम विकास के कार्य हुए हैं, एक मॉडल की हमने झलक दिखाई है। तो मुझे लगता है उसी प्रकार विपक्ष को भी कोई रोड मैप रखना चाहिए, तब लड़ाई में मजा आएगा। बिल्कुल, और लड़ाई में मज़ा तभी आता है जब सस्पेंस भी रहता है, और जैसा कि आपने कहा कि संभावनाओं का पूरा खेल है राजनीति का, तो उसमें संभावना कितनी है तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अनुप्रिया पटेल जी, आपने अपने पिता सोनेलाल पटेल जी की विरासत को बखूबी संभाला। राजनीति में आप उनकी विरासत को और आगे बढ़ा रही हैं। पिछड़ों की, शोषितों की, वंचितों की आप बात करती हैं। जातिगत जनगणना की बात अखिलेश यादव भी करते हैं और आप भी करती हैं, आप भी इसमें सहमति दर्ज कराती हैं, और आप तो 2 कदम आगे आप कहते हैं कि पिछड़ा वर्ग मंत्रालय भी बनना चाहिए। तो बात फिर कहाँ अटकी है? नहीं, बात हमारे और उनके बीच में अटकने का तो विषय ही नहीं है। नहीं, केंद्र सरकार से कहाँ अटकी है? नहीं, केंद्र सरकार से अटकी नहीं है। देखिए, हमारी पार्टी कुछ विषयों को लेकर निरंतर संघर्ष करती रही है, हमारी पार्टी का इतिहास है। और हमने इन 4 इलेक्शंस में हम साथ रहे हैं, पार्लियामेंट का ये दूसरा हमारा कार्यकाल है, तो हमने निरंतर पिछड़ों से जुड़े हुए विषय को उठाया भी है और कई ऐसे विषय हैं जिनका समाधान भी हुआ है। जब हमारे पिछले कार्यकाल में हमने इस विषय को उठाया माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष कि जो हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए, संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, तो इस पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हुआ और ये काम सरकार ने किया। इसी प्रकार कुछ दिनों पहले नीट की जो परीक्षा होती है उसमें ऑल इंडिया कोटा के तहत जो पिछड़ों का आरक्षण है वो लागू नहीं था, जिसके लिए हजारों छात्र संघर्ष कर रहे थे लंबे समय से। इस विषय को भी जब माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाया तो उन्होंने अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए इसका भी निराकरण किया। अभी हमारी और मांगे हैं, तो हम गठबंधन के सहयोगी हैं। हमारी पार्टी के अपने सामाजिक न्याय से जुड़े हुए, पिछड़ों, कमजोर, वंचितों के हित से जुड़े हुए विषय हैं। हम निरंतर सरकार में रहकर उन विषयों को उठाते हैं, एक एक करके उनका समाधान होता है। फिलहाल जो कास्ट सेंसस का विषय है हम उसे मजबूती से उठा रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। जाति इस देश की सच्चाई है, आप इससे भाग नहीं सकते। और हमारे लिए यदि सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं को सही मायने में उनका लाभ आपको समाज के कमजोर तबकों तक पहुंचाना है, तो हमें समझना होगा कि हमारे कास्ट संरचना क्या है, किन लोगों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और इसके लिए क्लैरिटी के साथ आंकड़े आने चाहिए। क्या वही पुराने मुद्दे उत्तर प्रदेश के चुनावों में देखने को मिलेंगे, या आपको लगता है कि परिवर्तन मुद्दों में हो जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि आज जो हमारे प्रदेश की जनता है या जो हमारे देश की जनता है या मतदाता है, वो आज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड राजनीति चाहता है। वो ये देखता है कि सरकार बनी, सरकार की योजनाएं आई, तो मेरे हाथ में क्या आया। इसलिए हम बार बार इस बात पे बल देते हैं कि लास्ट माइल सैचुरेशन होना चाहिए, लास्ट माइल डिलीवरी होनी चाहिए। किसी भी योजना का लाभ जब तक किसी व्यक्ति के हाथ में ना पहुंच जाए और उसके जीवन में परिवर्तन ना हो, तब तक सरकारों की सफलता नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज हम एस्पिरेशनल इंडिया देख रहे हैं कि लोगों के हाथ में जब कुछ आता है तो वो उसकी कीमत समझते हैं, तो वो एक मॉडल हमने प्रस्तुत किया है। तो आज चुनाव की दृष्टि से अगर आप मुद्दों की बात करेंगे तो मैं कहूँगी कि विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि समाज का हर तबका विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है, अपने लिए अवसर चाहता है और अपने लिए एक खुशहाल जीवन और समृद्धि चाहता है। विकास मुद्दा होना चाहिए, ये तो सभी चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातियां एक बहुत बड़ा मुद्दा होती हैं, और छोटे दल माना ही जाता है कि जाति आधारित राजनीति करते हैं। तो आपको लगता है कि देश की सियासत से, उत्तर प्रदेश की सियासत से जातिगत राजनीति खत्म होनी चाहिए? पहले तो मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, जो मैंने पहले भी कही, कि जाति इस देश की सामाजिक संरचना का आधार है। आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। छोटे दलों को जरूर ये आरोप लगाया जाता है कि वो जाति आधारित राजनीति करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं कि बड़े दल भी उतनी ही जाति आधारित राजनीति करते हैं। सभी दल करते हैं। सभी करते हैं, क्योंकि जब देश में जातियां हैं तो आपको सभी को वॉइस देनी पड़ेगी, सभी को प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। इसीलिए छोटा दल हो या बड़ा दल हो, जब बात आती है किसी भी क्षेत्र से किसको हमें प्रत्याशी बनाना है, तो निश्चित रूप से एक क्राइटेरिया ये होता है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के, चाहे वो असेंबली सेगमेंट हो या पार्लियामेंट सेगमेंट हो,
उसके अपने कास्ट इक्वेशंस क्या हैं, क्योंकि हमें हर किसी को प्रतिनिधित्व देना है। तो सिर्फ ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। और हमारा ये मानना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास करने के लिए ज़रूरी है कि सबका प्रतिनिधित्व हो, और उसके लिए हमारा इलेक्टोरल सिस्टम और हमारी डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ा माध्यम है। बिल्कुल। तो ये तो बीजेपी की बात है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अपना दल इसे किस तरह से देखता है, या अपना दल की कुछ और लाइनें? देखिए, ये मंत्र देश के विकास के लिए है, देश के प्रधानमंत्री ने दिया है। तो अगर मैं इस बात को कहूं कि हम सब 130 करोड़ लोगों ने मिलकर, एक उदाहरण आप देख लीजिए कि हमने जिस तरीके से पेंडेमिक का सामना किया, तो जब हम पेंडेमिक का सामना कर रहे थे तो हम अलग अलग राज्यों के या अलग अलग राजनीतिक दलों के व्यक्ति नहीं थे, हम देश के नागरिक थे। हम सब ने मिलकर किया, सबका प्रयास था, सबका विश्वास था, इसलिए हम कोरोना के सामने दृढ़ता से खड़े होकर उसका सामना कर पाए। तो इसका भी राजनीतिकरण करेंगे तो मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। ठीक होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि विकास सभी का एक साथ होना चाहिए। और कोरोना का जिक्र जब हो रहा है तो अब भारत कोरोना से जंग लड़कर एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था में भी रफ्तार आ रही है। और आपका मंत्रालय कितना तैयार है इस बढ़ती हुई रफ्तार के साथ? कुछ नया होने वाला है, कुछ नया युवाओं को मिलेगा, देश के लोगों को मिलेगा? मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरीके से देश की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए हम एक तरफ इंडस्ट्री, कैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, और दूसरी तरफ हमारे एक्सपोर्ट्स कैसे उसमें कंट्रीब्यूट करें, दोनों का बैलेंस बनाकर काम करने के लिए हमारा मंत्रालय प्रयास कर रहा है। तो अभी तो फिलहाल हमारे पास जो लक्ष्य है वो $400 बिलियन के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स का है इस वर्ष के लिए, जिसे हम आधा प्राप्त कर चुके हैं पहली छमाही में, और बाकी पूरा हम प्राप्त कर लेंगे। और इसके आगे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में $2 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन हमारे अपने मंत्रालय में एक्सपोर्ट्स के माध्यम से होने जा रहा है। बिल्कुल। और सहयोगी दल के साथ साथ आप बीजेपी के साथ गठबंधन में पिछले कई सालों से हैं, चौथी बार ये चुनाव यूपी का होने जा रहा है, गठबंधन मजबूत हो रहा है? 3 चुनाव की सफलता आपको क्या बताती है? आपने कहा कि राजनीति में संभावना बहुत सारी है। संभावनाएं तो होती हैं, इसको आप नकार कहाँ से सकते हैं जी। मैं तो यही कहूंगी कि कोई भी दल हो हमेशा और मजबूत होने के लिए प्रयास करता है, और हम भी ये यही सवाल प्रयास मेरा कर इसलिए रहे था हैं। कि अपना दल कब तक सहयोगी दल की भूमिका निभाएगा, मुख्य दल कब बनना चाहता है अपना दल? अभी भविष्य में क्या होने वाला है ये तो मैं यहाँ बैठ के भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि बहुत तेज़ी से हमारी पार्टी के साथ लोग जुड़ भी रहे हैं, हमारा कारवां बहुत तेज़ी से बढ़ भी रहा है, और आने वाले समय में आप और भी बड़ी भूमिका में अपना दल को अपना योगदान देते हुए देखेंगे। यानी कि भूमिका बड़ी होगी, ये आपने संकेत दे दिया है। कोई छोटा नहीं सोचता, राजनीतिक दल बड़ा ही सोचते हैं। प्रियंका गांधी जी ने 40% महिलाओं को टिकट देने का वादा किया, प्रतिज्ञा ली है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये सभी दलों को करना चाहिए? देखिए, मैं महिलाओं को किसी भी रूप में आगे बढ़ाने की पक्षधर हूँ। मैं अपनी पार्टी में भी हमेशा महिलाओं को ज़्यादा मौका मिले इसकी कोशिश करती हूँ। अभी हमारा जब नया मंत्रिमंडल बना तो 11 महिलाएं मंत्री बनी। ये भी एक तरीके से मानिए कि हर दल आज ये प्रयास कर रहा है, तो अगर कांग्रेस पार्टी की नेता भी ये प्रयास कर रही हैं तो इसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं है। लेकिन मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि उनकी अपनी पार्टी द्वारा शासित जो राज्य हैं, पंजाब है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, ये उनको वहाँ लागू करना चाहिए, भागीदारी देनी चाहिए 40% की। बतौर मंत्री अनुप्रिया पटेल घर, परिवार, राजनीति, अपना पूरी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको कैसे मैनेज करती हैं? लोग भी ये जानना चाहते हैं। कितना आसान है या कितना अब तो मुश्किल है? आदत पड़ गई है, अब सब हो जाता है। जब आप कुछ करने लगते हैं तो जब नया नया होता है तो आपको मुश्किलात आते हैं, क्योंकि आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी नहीं आती है। लेकिन कुछ समय में आप प्रायोरिटाइज करना सीख जाते हैं, तो मुझे लगता है मैं भी सीख चुकी हूँ। पार्टी, कॉन्स्टिट्यूएंसी, पार्लियामेंट, घर, सब कुछ अब प्रायोरिटाइज करके चलते हैं। हमने सुना है कि आपको पेंटिंग्स का बहुत शौक है, और पेंटिंग्स मतलब रंग, तो राजनीति के रंग आप कितनी समझ पाई हैं? अभी लगता है आपको कि बहुत कुछ सीखना बाकी है, या अभी सब कुछ ठीक चल रहा है? वैसे तो पूरा जीवन ही सीखने के लिए कम होता है, और मेरा ये मानना है कि हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं और सीखते रहना चाहिए। लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जितने बड़े प्लेटफॉर्म पे हम हैं और देश की पार्लियामेंट में हैं, जहाँ
देश के कोने कोने से, तमाम विभिन्न विचारधाराओं वाले दलों से एक लोग चुनकर आते हैं। उनको सुनना, उनसे सीखना भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, और राजनीति में तो हम रोज़ नया सीखते हैं। और सीखना भी चाहिए, हर दिन नया सीखने के लिए ही होता है। एक आखिरी सवाल आपसे कि बिल्डिंग न्यू इंडिया में आप क्या उम्मीद करती हैं देश के युवाओं से और दूसरे राजनीतिक दलों से भी? क्योंकि अगर भारत का निर्माण होगा तो वो सभी के लिए होगा, किसी एक दल के लिए नहीं होगा, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होगा। तो क्या लगता है आपको कि दूसरी तरफ से कितना सहयोग मिलना चाहिए? देखिए, जब आप ऐसा प्रश्न मुझसे कहेंगे तो मैं ये कहूँगी कि आप अगर अपने लोकतंत्र की जो एक परंपरा रही हमारे देश में, उसमें हमने कहीं ना कहीं ऑपोजिशन को, कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल ऑपोजिशन में रहा हो, तो हमने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में कम विश्वास किया, और क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म या ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन, ये हमारे डेमोक्रेसी की एक परंपरा, एक कल्चर, एक संस्कृति बनती गई। और ये केवल भारत सरकार में नहीं, बल्कि नेशनल लेवल पे नहीं, बल्कि आप राज्यों के स्तर पे भी जाइए तो ये एक प्रवृत्ति है। तो मुझे लगता है कि जब हम एक कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की, या जो हमारा एक पूरा संस्कृति का हम चाह रहे हैं कि बदलाव हो जाए, राजनीतिक परंपराओं का, राजनीतिक संस्कृति में, ये भी एक नवाचार ही होगा कि हम अच्छे काम की अप्रिसिएशन करना सीखें, अच्छे काम को रिकग्नाइज करने की आदत डालें डिस्पाइट बीइंग इन ऑपोजिशन। तो ये थोड़ा सा परिवर्तन होने में मुझे लगता है कि अभी थोड़ा समय तो लगेगा देश के अंदर। बिल्कुल, तो समय जरूर लगे, लेकिन परिवर्तन होना तो चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल होना चाहिए। अनुप्रिया पटेल जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। अनुप्रिया पटेल जी ने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, राजनीतिक भी, पारिवारिक भी, अपने मंत्रालय से जुड़े हुए। एक बार फिर से तालियां बजाकर धन्यवाद कीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।